सबकी सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर। वैसे तो आपको आईसीए मॉड्यूल के एक्सरसाइज के सारे थ्योरी क्वेश्चंस देखने ही है, लेकिन इन 10 क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखिएगा बिकॉज इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है बाकी क्वेश्चन से। इसके अलावा चैप्टर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जिनकी डेफिनेशंस दे रखी हैं उस चैप्टर में, वो सारे टर्म्स को आपको अच्छे से पढ़ना है एटलीस्ट 2 बार, बिकॉज मोस्टली क्या देखा गया है कि आईसीएआई उस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के चैप्टर से ही 4 टर्म्स को डिफाइन करने के लिए पूछ लेता है क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में। उसके अलावा जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में अब देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। This question may come for 4 marks, so you will be required to write any 4 points in that. First are the investors. Now, who all are the investors? Investors are those people who invest their capital into the business, which means those people जो कि बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं एंड उनका तो हक बनता है ये जानने का कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सो दैट दे कैन डिटरमाइन व्हाट आर द एबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टू सर्वाइव, वेदर द बिजनेस इज एबल टू प्रॉस्पर एंड how much can they expect dividend or profits from the business. नेक्स्ट आते हैं हमारे सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स. Creditors are those people who supply goods to the company on credit. They are willing to know the ability of the enterprise to pay off the dues. If the enterprise is capable to pay off the dues on time, then it's completely fine. लेकिन अगर enterprise capable नहीं है on time dues pay करने के लिए, तो उस टाइम पर क्रेडिटर सोच सकते हैं कि आगे हमें इस कंपनी को, इस एंटरप्राइज को और गुड्स उधार पर देने भी हैं या नहीं देने, रिस्क ज्यादा तो नहीं हो जाएगा अगर हम गुड्स उन्हें और उधार पर देते हैं तो इन सब चीजों के लिए क्रेडिटर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज. Next comes the management. Management is interested in the accounts for various managerial decisions. Management को decision लेना है कि जो बिजनेस हम अभी कर रहे हैं उसमें अगर कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लॉस दे रहे हैं तो उन्हें हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स दे रहे हैं हमें उनकी प्रोडक्शन एक्सपैंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. काफ़ी सारे डिसीजंस हैं जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज को देखकर ही लेते हैं. देयरफॉर दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ आते हैं कस्टमर्स. अब कस्टमर्स क्यों विलिंग होते हैं इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ देयर सप्लायर्स? रीजन उसका साफ यही है दैट अगर आज एक सप्लायर जिनसे हम फ्रीक्वेंटली गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, ऑल ऑफ अ सडन अगर वो एंटरप्राइज बंद हो जाए, उस केस में जिन सप्लायर से हम पहले 100 रुपीज पर गुड लेते थे, अगर वो आज बंद हो जाएं और इसका फायदा उठा के उन्हीं का कंपेटिटर हमें वो सेम गुड 105 रुपीज पर गुड में दे, तो हमारा तो नुकसान हो सकता है ना. Hence they are very much interested in knowing कि हाँ अपना जो सप्लायर है उसका बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा, बिकॉज अगर नहीं चल रहा इन दैट केस दे कैन इवन सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स, ताकि ऑल ऑफ अ सडन अगर उनके सप्लायर का बिजनेस बंद हो जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. Fifth is public. Public at large is interested in the functioning of an enterprise because public even consists of potential investors. काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि सोच रहे हैं कि हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉर दैट दे नीड द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर एनालिसिस पर्पस. काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि पोटेंशियल एम्प्लॉयज होंगे जिनका मन है कि हाँ यार हम ना इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेकिन पहले एक बार इस कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, कंपनी ठीक है ना, कंपनी स्टेबल है ना, आगे फ्यूचर में कहीं जल्दी बंद तो नहीं होने वाली ना. सो इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज होते हैं, इसके लिए भी उन्हें उस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है.
सिक्स्थ आर द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। मेजर रीजन जिसके लिए गवर्नमेंट को फाइनल अकाउंट्स यूज करने की जरूरत है वो है टैक्स पर्पस। गवर्नमेंट को चेक करना होता है कि जो हमारा एंटरप्राइज है, जो हमारा कंपनी है, उसने प्रॉपरली टैक्स पेमेंट करी है या नहीं करी है, कहीं अकाउंट्स को मैनिपुलेट तो नहीं करा गया, ताकि टैक्स जो बनता है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया या फिर अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज हो गई, वो थोड़ा सा कम करने के लिए, टैक्स ड्यूज अपने कम करने के लिए कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फाइनल अकाउंट्स को मैनिपुलेट तो नहीं करा। इसलिए गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है बट वो काफी टाइम पहले आया था, तो चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। विच सेज डिस्कस द लिमिटेशंस दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो ये है दैट financial statements ignore the qualitative elements. Factors which may be relevant in assessing the worth of an enterprise do not find place in the accounts as they cannot be measured in terms of money. Financial statements record करते हैं only quantitative elements, लेकिन qualitative elements को ignore करते हैं. However, those qualitative elements may even be relevant in assessing the worth of an enterprise. So सबसे पहला point क्या है? Financial statements जो होते हैं वो इग्नोर करते हैं क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बैलेंस शीट शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑन द डे ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इन द नियर फ्यूचर एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग रन एंड नॉट ऑन द पास्ट डेट। Third point says accounting ignores the effect of price level changes. अब इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, अकाउंटिंग उन सब चीज़ों को इग्नोर करता है। एक ऐसी असेट जिसकी बुक वैल्यू जो है वो है 4 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू उसकी अगर 8 लाख रुपए होगी, स्टिल इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स एट 4 लाख रुपीज बिकॉज अकाउंटिंग फॉलो करता है कॉस्ट प्रिंसिपल। ये चीजें हैं जो कि एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, जो कि लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कुछ ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है, कोई फिक्स नहीं है, वो अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है एंड यहाँ पर पर्सनल बायसनेस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ कंसीडर करते हैं ऐसे असेट्स को विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट असेट फॉर एन एंटरप्राइज, बट बिकॉज उसे हम वैल्यू नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी ह्यूमन रिसोर्स का तो जिक्र होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज विंडो ड्रेसिंग और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम्स, उनसे क्या होता है, मैनिपुलेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, विंडो ड्रेसिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, विच सेज डिफरेंशिएट बिटवीन मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग प्रिंसिपल। अब याद रखना, जब भी कभी डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन आता है अकाउंट्स के पेपर में, जरूरी नहीं है कि आपको मार्जिन्स ड्रॉ करके पॉइंट्स फॉर्मेट में ही उन्हें डिफरेंशिएट करना है। आईसीएआई जो फॉर्मेट फॉलो करता है आप वैसे भी कर सकते हैं। आपने सबसे पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दे दो, फिर जो सेकेंड थिंग है उसे एक्सप्लेन करो एंड उसका एग्जाम्पल दे दो। याद रखना, जब भी अगर कभी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल बिना लिखे तो आपका आंसर कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आपको फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन में अगर आपने उस प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा है आपके आंसर में तो। सो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसका एग्जाम्पल लिख देंगे, उसके बाद फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देंगे एंड देन उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। सो सबसे पहले आते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर। According to money measurement concept, only those transactions and events which can be measured in terms of money are recorded. यानी वो transactions और events which cannot be measured in terms of money are not recorded in the books of accounts. Example लिख देंगे क्या, goods sold for cash, record करेंगे goods sold
ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रिलेशंस ऑफ माइन विद माय गर्लफ्रेंड वो क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज क्लियरली नो। अब ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ समझाने के लिए कह दिया था, लिख कर मत आ जाना कि मेरे रिलेशंस विद माय गर्लफ्रेंड वो से हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, रिलेशंस ऑफ अ कस्टमर एंड अ सप्लायर। हाँ, फ्रेंडली रिलेशन है तो क्या उस फ्रेंडली रिलेशन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज क्लियरली नो। नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर बीइंग इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर या ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर मस्ट बी मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस। यानी हम रेवेन्यू में से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन द प्रॉफिट फॉर द ईयर। एग्जाम्पल ले लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू फॉर द ईयर 25,000, उसके साथ साथ फिर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 20,000, देयरफॉर आफ्टर मैचिंग द रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कम्स आउट टू बी 5,000, दैट इज 25,000 minus 20,000. Next is another important question which says what are the basic considerations in distinguishing capital and revenue expenditure? बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। सपोज मैं एक फर्नीचर डीलर हूं तो मेरे लिए फर्नीचर परचेज करना, मैंने अलमीरा परचेज करी, बेड्स परचेज करा, ऑलमोस्ट रोज का काम है, तो इसीलिए ये सब चीजें तो मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस ही है, अलमीरा, फर्नीचर, बेड्स खरीदना और बेचना। सो इसीलिए ये सब चीजें मेरे लिए क्या हो गई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यहीं पर मैं बात करूं, अगर मैं अपनी ही बात करूं, सीए बनने के बाद मैं अपनी एक सीए फर्म खोलता हूं एंड उसके लिए मैं फर्नीचर लाता हूं, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स फॉर मी एंड उस पर जो मैंने खर्चा करा होगा वो मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देयरफॉर परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर अ फर्नीचर डीलर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है। लेकिन यहीं पर ऑल्टरनेटिवली परचेज ऑफ फर्नीचर एज अ फिक्स्ड असेट फॉर अ सीए फर्म क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट फिर बात करते हैं क्या? रेकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर। अब रेकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर कहता है क्या? ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि हम फ्रीक्वेंटली या फिर ऑन अ रेकरिंग नेचर करते हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की अगर बात की जाए तो वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम केस ले लेते हैं, मेरी सीए फर्म जो है उसके लिए मैंने जब फर्नीचर खरीदा, क्या मैं उस फर्नीचर को 4 घंटे बाद ही रिप्लेस करने वाला हूं? क्या मैं उस फर्नीचर को 2 दिन बाद ही रिप्लेस कर दूंगा? नो, मैं एटलीस्ट उस फर्नीचर को कुछ टाइम तक तो यूज करूंगा, से 6 months, 1 year, 2 year, 3 year। फिर जब मुझे लगेगा कि हाँ अब रिक्वायरमेंट है, इस फर्नीचर को बदल देना चाहिए, थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है, थोड़ा सा खराब हो गया है, उस केस में मैं फिर फर्नीचर रिप्लेस करूंगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं उस फर्नीचर डीलर की, तो वो तो ऑलमोस्ट रोज ही फर्नीचर खरीदते होंगे, तो इसीलिए रेकरिंग जो नेचर है उन एक्सपेंडिचर्स का उस पर भी डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट फिर आता है पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं रिपेयर्स का। अगर सपोज मेरे घर में जो एसी लगा है उस एसी की सर्विसिंग करने के लिए एक भैया आए एंड उन्होंने उस एसी की सर्विसिंग करी, जो कि हमेशा ही होती है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने 500 रुपये चार्ज करे और मैंने उन्हें 500 रुपये दे दिए। लेकिन यहीं पर मेरा एसी जो है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने सर्विस वाले भैया को बुलाया एंड उन्होंने कुछ पार्ट्स चेंज कर दिए उस एसी के, जिसके बाद अब वो एसी जो है वो बेटर कूलिंग दे रहा है, यानी उस एसी की एफिशिएंसी बढ़ गई। अब नॉर्मल रिपेयर्स के लिए जो खर्चा करवाया था, जो नॉर्मल सर्विसिंग का खर्चा था, वो तो था मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे मैं नॉर्मल ही चल रहा था मेरा एसी। लेकिन जब मैंने उस एसी के कुछ पार्ट्स चेंज करवाए उसके बाद उस एसी की एफिशिएंसी बढ़ गई, उस एसी से अब कूलिंग बेटर आने लगी थी। देयरफॉर ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि उन असेट की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट फिर आता है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब ऐसा एक्सपेंस
हेल्प करता है इन जनरेटिंग इनकम और रेवेन्यू इन करंट पीरियड, वो होते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि हेल्प करते हैं इन जनरेटिंग रेवेन्यू और इनकम फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट पॉइंट आता है मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। अब कितना पैसा इन्वॉल्व है वो भी मैटर करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर वो एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम वही एसी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं एसी की सर्विसिंग जब मैंने करवाई तो उस टाइम पर वो भैया लेके गए थे 500 रुपए, लेकिन अगर वो उसी एसी के कुछ मेजर पार्ट्स चेंज करके जाते हैं, क्या वो उस टाइम भी मेरे से सिर्फ 500 रुपए चार्ज करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, ही माइट बी चार्जिंग नियरली 2 to 3,000 रुपीज एटलीस्ट फ्रॉम मी। सो इसीलिए अमाउंट की मटीरियलिटी भी डिपेंड करती है इन डिटरमाइनिंग कि एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार अब तक पूछा जा चुका है सीए फाउंडेशन एग्जाम में। इट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट कहता है प्रोविजन होता है प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है क्या, वो होता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। मेन डिफरेंस जो है प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी का वो ये है दैट प्रोविजन इज अ probable obligation and contingent liability is a possible obligation। अब probable obligation का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जहां पर हमारी लायबिलिटी होने के चांसेस 50% से ज्यादा हो, और पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है ऐसी सिचुएशन जहां पर हमारी लायबिलिटी होने के चांसेस 50% से भी कम हो। इसीलिए अगर एक ऑब्लिगेशन प्रोबेबल होती है तो उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन अगर वही ऑब्लिगेशन पॉसिबल होती है तो उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट कहता है कि प्रोविजन जो है वो मीट करता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो मीट नहीं करता रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अभी जो चीज मैंने आपको समझाई थी वो सीए इंटर के लेवल की है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 29 जिसका मैंने एक टॉपिक आपको समझाया, बट वो समझाना जरूरी था बिकॉज अगर मैं वो चीज आपको नहीं समझाता तो आप सिंपली प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी के इस डिफरेंस को रट्टा ही मार लेते, लेकिन रट्टा नहीं मारना है, चीजें समझ कर करनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट फिर क्या कहता है, प्रोविजन जो है उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं जब एंटरप्राइज की होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स, जहां पर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज क्या है, प्रोबेबल, यानी जहां पर प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है उस केस में हम प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो क्या होता है, इंक्लूड करता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो कि मीट नहीं करता रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बिकॉज या तो वो प्रोबेबल नहीं है या फिर अमाउंट को हम रिलायबली एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या कहता है, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट इट इज प्रोबेबल कि सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, अगर ये चीज प्रोबेबल हो जाती है कि हमारी लायबिलिटी इनकर होनी है, हमारे यहां से आउटफ्लो होने हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उस सिचुएशन में हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे प्रोविजन इन द बैलेंस शीट। लेकिन अगर मैनेजमेंट ये एस्टिमेट करता है कि अभी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोबेबल नहीं है, उस केस में हम उसे सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो याद रखना है प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी के डिफरेंस में सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, क्या कि कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो होती है पॉसिबल ऑब्लिगेशन और हमारा जो प्रोविजन है वो क्या होता है, प्रोबेबल, ठीक है। Next question says define inventory, explain importance of proper evaluation of inventory in preparation of financial statements। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में, जहां पर 5-5 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी हैं उस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें इन्वेंट्री को डिफाइन करना है। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज असेट्स held for sale in the ordinary course of business यानी कि finished goods, in the process of production for such sale यानी कि WIP, और for consumption in the production of goods or services for sale
इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर्स यानी कि रॉ मटेरियल। यानी कि इन शॉर्ट इन्होंने क्या कहा है, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज असेट्स हेल्ड एज फिनिश्ड गुड्स एज WIP एज रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स के लिए इन्होंने क्या कहा है, फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, WIP के लिए हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, एंड रॉ मटेरियल के लिए हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर्स। नेक्स्ट फिर आते हैं सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। अगर हमने इन्वेंट्री प्रॉपर्ली इवैल्यूएट नहीं करा तो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट नहीं आया तो इसका मतलब अपना नेट प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा। यानी कि अगर हमें करेक्ट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस चाहिए तो उसके लिए इन्वेंट्री का प्रॉपर्ली इवैल्यूएट होना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। सेकेंड चीज, अगर हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रॉपर्ली इवैल्यूएट नहीं करा, मतलब इन्वेंट्री गलत अमाउंट में शो होगा, हमारी बैलेंस शीट में गलत अमाउंट में शो होगा, तो उससे हम हमारी कंपनी की, हमारी एंटरप्राइज की जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो एसर्टेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्वेंट्री का प्रॉपर्ली इवैल्यूएट होना जरूरी है फॉर एसर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट है लिक्विडिटी एनालिसिस। अब काफी सारे रेशियोज होते हैं, जैसे कि पहला रेशो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दूसरा रेशो क्या हो गया, करंट रेशो, जहां पर हम इन्वेंट्री के अमाउंट का यूज करते हैं। अब अगर हमने इन्वेंट्री का अमाउंट ही गलत निकाला, इन्वेंट्री को वैल्यू ही गलत करा है, तो उस वजह से ये रेशोज भी गलत आएंगे एंड इन रेशोज का यूज करके जो डिसीजन मेकिंग होगी वो भी गलत होगी। इसीलिए लिक्विडिटी एनालिसिस के लिए भी इन्वेंट्री का प्रॉपर्ली इवैल्यूएट होना जरूरी है। एंड चौथा पॉइंट है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, यानी कि AS2 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि कहता है कि इन्वेंट्री कैसे इवैल्यूएट होना चाहिए, कैसे हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, वो AS2 के प्रोविजंस में लिख रखा है। एंड इन स्टैट्यूट्स को, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए हमें हमारे इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना पड़ता है। Next question says to differentiate between SLM and WDV method of depreciation। आसान क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसीलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो डिफरेंस का वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि SLM मेथड में जो एनुअल डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो इक्वल अमाउंट होता है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि WDV मेथड में डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है एसेट की वैसे वैसे रिड्यूस होता रहता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में यानी SLM मेथड में जो हमारी असेट है वो फुल्ली डेप्रिशिएट हो सकती है, यानी कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू, उस असेट की वैल्यू बुक्स में नील आए यानी जीरो आए, लेकिन WDV मेथड में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि असेट की वैल्यू जीरो हो जाए। एंड इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा जो डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो कांस्टेंट होता है, हर साल सेम अमाउंट ही चार्ज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे असेट यूज होता रहता है वैसे वैसे उस असेट पर होने वाला रिपेयर का खर्चा टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, जबकि उस टाइम पर रिपेयर का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और जैसे जैसे लाइफ बढ़ती रहती है उस असेट की वैसे वैसे उस असेट का डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कम होता रहता है, बल्कि उस टाइम पर रिपेयर्स का खर्चा जो है वो बढ़ता रहता है। Next is question number 8, which says write a short note on fundamental accounting assumption, periodicity concept and accounting conventions। सबसे पहले आते हैं विद फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। These are the basic assumptions in the accounting which all the enterprises are expected to follow unless otherwise specified। हम हर एक एंटरप्राइज से एक्सपेक्ट करते हैं दैट हर एंटरप्राइज फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions को फॉलो करता है इन प्रिपरेशन ऑफ देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स unless they have clearly specified that ये ऑर्गेनाइजेशन इस फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption को फॉलो नहीं करते हैं। पर्टिकुलरली 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions होती हैं। सबसे पहला गोइंग कंसर्न assumption, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी assumption एंड थर्ड इज अक्रूवल assumption।
अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि एंटरप्राइज इन तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है, डिस्क्लोज कर रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दैट उन्होंने इन तीन में से किसी एक पर्टिकुलर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो नहीं करा, सिर्फ तभी हम मानेंगे दैट उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस अजम्पशन को फॉलो नहीं करा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, जिसे हम प्यार से अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, द लाइफ ऑफ अ बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंटरवल्स कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड्स एंड the financial performance and financial position of an enterprise is determined at the end of every accounting period rather than directly at the end of the life of the entity. Next comes accounting conventions. Accounting conventions को हम कहते हैं accounting practices, also known as accounting principles, which are being followed or which are being adopted by various organizations over the period of time. Number 9 is a very important question which says explain the qualitative characteristics of financial statements. So अगर हम बात करें qualitative characteristics of a financial statement, प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं 4। सबसे पहला है उनमें से अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल कहते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं दे शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं दे कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे प्रिपेयर करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट पॉइंट इट सेज रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? रेलेवेंस का मतलब होता है एक इंफॉर्मेशन जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू डिस्क्लोज करना चाहते हैं वो यूजफुल तब होगी इफ इट इज रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ द यूजर्स। यूजर्स को जो डिसीजंस लेने हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, अगर वो डिसीजंस लेने की उनकी जो नीड है, जिस बेसिस पर वो डिसीजन लेना चाहते हैं, वो बेसिस अगर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई करती है, वो इंफॉर्मेशन उस बेसिस के लिए रेलिवेंट है, उन नीड्स के लिए रेलिवेंट है, उस केस पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूजफुल होंगे। देयरफॉर हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर रहे हैं इट शुड बी रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इट सेज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कहता है कि इंफॉर्मेशन जो हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू डिस्क्लोज करना चाहते हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, उस पर हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेथ कर सकते हैं, उस पर हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रस्ट कर सकते हैं। इट शुड बी free from any material misstatement, it should be free from any biasness or error. Next point says comparability. Comparability कहता है that financial statements should be prepared and presented in such a way that we can compare the financial statements of the company for current year with the financial statements of the company for previous year. पिछले सालों के जो financial statements हैं उन्हें भी हम इस साल के financial statements से compare कर सकें। इसके साथ साथ इस साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी के उन्हें हम इसी इंडस्ट्री के जो और कंपेटिटर्स हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ भी कंपेयर कर सके। नाउ अगर हम हमारी कंपनी के इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमारी कंपनी के ही पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन अगर हम हमारी कंपनी के इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या हुए? सबसे पहला अंडरस्टैंडेबिलिटी, सेकंड इज रेलेवेंस, थर्ड इज रिलायबिलिटी एंड फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी। Last question says define the following terms. First, bond, second, conversion cost, third is net assets and fourth is promissory note. First point says what is a bond or debenture. Bond or debenture is a formal document which acknowledges a debt or which evidences a debt and contains provisions regarding कितना इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, कब रीपेमेंट होगा बॉन्ड के वैल्यू का, देन थर्ड थिंग इज क्या बॉन्ड सिक्योर्ड है या नहीं है,
and the manner in which the bonds or the debentures are transferable. Next is conversion cost. Conversion cost refers to cost that is incurred to convert raw material into finished goods or semi-finished goods, and these include all the costs that are specifically attributable to the units of production. थर्ड इज नेट असेट्स. नेट असेट्स को हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड या फिर नेटवर्थ. नाउ शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ या फिर नेट असेट्स क्या होते हैं? एक्सेस ऑफ बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी टोटल असेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स माइनस द लायबिलिटीज. ठीक है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज क्या हो गई? उन्हें हम कहते हैं नेट असेट्स या फिर शेयर होल्डर्स फंड या फिर नेटवर्थ. नेक्स्ट इज अ प्रोमिसरी नोट. अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है? An instrument in writing signed by the maker which contains an unconditional undertaking to pay a certain sum of money to a certain person or to the order of a certain person. यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला साइन करता है, जहां पर वो एक अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. आज मैंने प्रॉमिस करा कि मैं 10,000 रुपये पे करूंगा और वो मैंने राइटिंग में लिख दिया, साइन भी कर दिया उस पेपर पर. मैंने क्या कहा? दैट आई विल पे ₹10,000 टू मिस्टर एक्स और टू एनी पर्सन whom मिस्टर एक्स ऑर्डर्स. अगर मुझे मिस्टर एक्स कहते हैं कि मिस्टर वाई को आप पे कर दो, तो मैं उन्हें 10,000 रुपये पे कर दूंगा. अगर मिस्टर एक्स कुछ नहीं कहते तो मैं उन्हें ही 10,000 रुपये पे कर दूंगा. ऐसा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं उस इंस्ट्रूमेंट को साइन करके.